नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं बंगाल में जो परिवर्तन हुआ है और उस परिवर्तन के बाद जो दिखना चाहिए, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी जिस बात के लिए जानी जाती है वो चीजें वहां दिखनी चाहिए, अब दिखने लगी है। आप सोचो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बंगाल में इतना आतंक मचाया, 16, 17 और 18 अगस्त 1946, हम सबको याद होगा कि 16, 17, 18 अगस्त 1946 को जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन 16 अगस्त को किया था, वो केवल 16 अगस्त नहीं था, 15 अगस्त, 14 अगस्त नहीं था, 16 अगस्त नहीं था, वो कई दिन तक चला। लेकिन 3 दिन में एक ऐसी शख्सियत जिसने पूरे आंदोलन को, पूरे बंगाल में जो कत्लेआम चल रहा था, नोवाखाली जैसी घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं चल रही थी, उनको पूरा पलट दिया हो। उस व्यक्ति को बंगाल में याद भी नहीं किया जाता। और बंगाल में महिमा मंडल और कांग्रेस जिसका महिमा मंडल करती है, वो व्यक्ति जिसने पूरी कोशिश की कि वो किसी तरह से पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में शामिल कर दे, यानी कि उसने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से वो ईस्ट पाकिस्तान बन जाए। कत्लेआम हुआ, बाद में जब ये घटना हो गई, रिटेलिएशन हुआ, एक कसाई ने एक तलवार उठा ली और कसाई ने जब कत्लेआम करना शुरू किया और ये कहा, वो भाषा, योगी जी जो आज भाषा बोल रहे हैं, बोलते थे कि अगर वो हमारे एक पर टारगेट करें तो 10 पर टारगेट करना चाहिए, 10 को मारना चाहिए। अब 10 को मारने वाला ये जो विवाद है वो उस समय भी उठा था और उस समय उठाकर उस व्यक्ति ने यह कहा कि अगर हिंदुओं की एक महिला, बच्चा, बुजुर्ग, किसी के ऊपर भी हमला होता है तो 10 मारकर गिराने हैं, अगर नहीं गिराओगे तो हम अपने अस्तित्व को खो देंगे। वो कसाई, उसने कसाईयों की टीम बनाई और लोगों की टीम बनाई और टीम बनाकर रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद गांधी जी वहां पहुंच गए। गांधी जी भी उस व्यक्ति से कहते हैं कि हथियार डाल दो। उस व्यक्ति ने गांधी जी को जवाब दिया, क्या तुम मेरी सिक्योरिटी, हिंदुओं की सिक्योरिटी की गारंटी ले सकते हो? क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा सिस्टम है कि तुम हिंदुओं को बचा सकते हो मुसलमानों के कहर से? ये जो मुसलमान कत्लेआम कर रहा है, इससे बचाने का तुम्हारे पास कोई साधन है क्या? अगर है और गारंटी दे सकते हो तो मुझे बताओ, पहले मुझे एक्सप्लेन करो कि तुम्हारे पास क्या साधन है, तुम कैसे कर सकते हो। और अगर नहीं कर सकते तो मैं हथियार नहीं डालूंगा, हम इनके भाजन का शिकार नहीं बनेंगे। आप सोचो कि कांग्रेस उस व्यक्ति का महिमा मंडन आज भी करती है जिस व्यक्ति ने बंगाल को पूरा पाकिस्तान को देने के लिए पूर्ण रूप से काम किया हो, बाद में वो भागकर ईस्ट पाकिस्तान चला गया हो, ईस्ट पाकिस्तान जाने के बाद वो वहां प्रधानमंत्री बन गया हो पाकिस्तान का। और विडंबना ऐसी कि जैसा उसने कोलकाता में किया था वैसा उसके साथ हुआ। जब वहां सैनिक शासन आया तो उसका तख्ता पलट किया गया। बाद में वो लेबनान भागकर चला गया और लेबनान के एक होटल में उसकी बॉडी मिली, यानी कि उसकी हत्या कर दी गई। शायद सैनिक शासन नहीं किया होगा, इस्लामिक तो विचार यही। एक व्यक्ति जिसने इस स्तर पर शहादत दी हो कि वो पूरे बंगाल को पाकिस्तान बना देगा, अपनी जान की परवाह किए बगैर वो गांधी जी से मिला, गांधी जी से मिलकर शांति का प्रस्ताव रखा। पाकिस्तान विभाजन के बाद भी कैसे ईस्ट पाकिस्तान में कैसे वेस्ट बंगाल मिला दिया जाए, इसके भी कुछ दिन प्रयास किए हों। फिर जब उसको लगा कि अब प्रयास सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहां पर गृह मंत्री दूसरे टाइप का बैठ गया है, सरदार पटेल का उस समय बंगाल में भाषण आया और बंगाल में जाकर उन्होंने कहा कि देखिए, मैं छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं इन अतिवादियों को। तब वो व्यक्ति बॉर्डर क्रॉस करता है, पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनता है और उसके नाम की सड़कें, उसके नाम के कार्यालय, उसके नाम का बड़ा बड़ा बोर्ड
कांग्रेस ने लगवा कर रखा। और मजे की बात यह है कि जब शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उस व्यक्ति को क्यों ना क्रेडिट दिया जाए जिस व्यक्ति ने इन लोगों को रोका था, हम इनको क्यों क्रेडिट दें, इनके नाम पर सड़कें क्यों हो, इनके नाम पर बाजारें क्यों हो, इनके नाम पर बंगले क्यों हो, इनके नाम पर कार्यालयों के नाम क्यों हो, मैं बदलता हूं। तब कांग्रेस के बयान आने शुरू हुए। उन्होंने कहा ये टारगेट कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मुसलमान टारगेट कर रही है। आप सोचो, आतंकवादी जिसने पाकिस्तान बनाया हो उसको बीजेपी टारगेट कर रही है, ऐसा एलिगेशन लग रहा है। कई एक बयान आ गए, कई लोगों के बयान आ गए। आप सोच सकते हैं कि क्या मानसिकता रही होगी। मैं बात कर रहा हूं शहीद सोहरावर्दी की। अब इन्होंने जो बात कही वो बात कही कि वो शहीद सोहरावर्दी को, अब शहीद को कांग्रेस समझ नहीं पाई कि वो शहीद कौन था। हुसैन शहीद सोहरावर्दी, ये शहीद कोई वो शहीद नहीं हुआ, ये शहीद वो नहीं था जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते लड़ते शहीद हो गया था, ये शहीद वो नहीं था जो हिंदुस्तान को बचाने के लिए शहीद हो गया हो बॉर्डर पर। ये शहीद उसके बाप ने पैदा होते उसका नाम रखा था। जैसे शाहिद नाम रखते हैं, वैसे ही उसके बाप ने जन्म से हुसैन शहीद सोहरावर्दी सरनेम था, इसलिए शहीद सोहरावर्दी उसका नाम रखा था। कांग्रेस को लगा कि ये जो है वो शहीद है। आप कारनामे सुनेंगे, आप सोहरावर्दी का नाम, जो बहुत बुजुर्ग होंगे 80 साल के 90 साल के, उन्होंने सुना होगा नोवाखाली की घटनाओं के विषय में। लेकिन आज जो स्टोरी मैं कवर करने वाला हूं, जो पूरा इतिहास बताने वाला हूं, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भारत के साथ क्या खेला गया, किन लोगों ने खेला और किस स्तर पर खेला गया। आप सोचिए कि जब पाकिस्तान नहीं बनेगा, ऐसा कांग्रेस ने कह दिया, गांधी जी बोल दिए कि मेरी लाश से कांग्रेस बनेगा, तो जिन्होंने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे, हम डायरेक्ट एक्शन लेते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में 16 अगस्त 1946 निर्धारित हुआ। मुसलमानों ने पहले से तैयारी करके रखी थी, उन्होंने हिंदुओं को काटना शुरू किया, तलवारों में पूरे पूरे परिवारों को लटकाना शुरू किया, छोटे बच्चों की हत्याएं शुरू करी, माताओं बहनों के साथ गलत करना शुरू करा। आप सोच सकते हैं कि लाखों लोग, एक दिन में ऐसा कहते हैं कि लाखों लोग मारे गए थे। 16 अगस्त की घटना हो गई तो 17 अगस्त को वहां गोपाल मुखर्जी नाम का व्यक्ति, जो एक कसाई था, और कसाई उसको पाठा इसलिए कहते हैं, गोपाल पाठा उसका सरनेम, नया नाम पड़ा पाठा इसलिए क्योंकि पाठा बंगाली में बकरे को कहते हैं। वो बकरे को काटता था और बकरे को काटकर वही काम जो मुसलमान करते थे वही काम वो करता था। इसीलिए हिंदुओं में भी कहा जाता है कि बलि की परंपरा रहनी चाहिए, क्योंकि जब आप खून नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे तो लड़ेंगे कैसे उन खूनियों से। गोपाल बनर्जी ने वो उठाई, तलवार उठाई, अपने साथी इकट्ठे किए और फिर जहां जहां मुसलमानों के अत्याचार थे वहां उन्होंने उल्टा मारना शुरू किया। वो आग इतनी तेज भड़की, वो गोपाल पाठा का फॉर्मूला इतना पसंद लोगों का आया कि पूरे बंगाल में और आज का बिहार, जिसको आप पश्चिमी पूर्वी बिहार कह लीजिए, यहां वो लगन लग गई, उड़ीसा में लग गई। लोगों ने मारना काटना शुरू किया। जब मारना काटना शुरू किया तो गांधी जी को बड़ा दर्द हो गया कि भाई मारकाट मची है। गांधी जी उस समय कोलकाता पहुंचे और कोलकाता पहुंचकर गांधी जी ने यह कहा कि मुसलमानों से भी कहा, हिंदुओं से भी कहा कि तलवार छोड़ दो, ये मारकाट छोड़ दो, मैं आया हूं। कुछ मुसलमानों ने छोड़ भी दिए, लेकिन गोपाल पाठा के पास जब खबर गई तो गोपाल पाठा ने कहा, गांधी जी अगर सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं तो ही हम तलवार छोड़ेंगे। और उनके पास सुरक्षा की गारंटी का फॉर्मूला क्या है तरीका उनके पास, क्योंकि आजादी अभी मिली नहीं थी। और शहीद सोहरावर्दी उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री थे। अब देखिए, बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सोहरावर्दी थे। जब जिन्ना ने आह्वान किया तो शहीद सोहरावर्दी के ऊपर यह इल्जाम है कि उन्होंने पुलिस को कहा कि तुम्हें शांत रहना चाहिए, अभी कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, जंग, ये जो लड़ाई है ये आपस की, हम सुलझा लेंगे। बहुत बड़ी तादाद में लोगों को छुट्टी पर भेज दिया, बड़ी तादाद में लोगों को छुट्टी पर भेजा गया, अधिकारियों को। यानी कि कौन कवर करेगा बंगाल। तब गोपाल पाठा जैसे लोग उतर कर आए, लेकिन विभाजन हो गया। तब
वो जो रेफरेंडम चल रहा था तो वो पूर्वी पाकिस्तान बना, ईस्ट बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान बना, वेस्ट बंगाल हमारे पास रहा। लेकिन त्रासदी देखिए कि सोहरावर्दी पाकिस्तान नहीं गए, सोहरावर्दी कोलकाता में रुके, गांधी जी का साथ दिया, गांधी जी के साथ चलकर आवाहन किया और कहा कि ये जो मुसलमान हैं, इन मुसलमानों का क्या होगा, इन मुसलमानों की सुरक्षा कौन करेगा, मैं यहां रुकूंगा। लेकिन जब वो उसमें भी सफल नहीं हो पाया तो उसने बॉर्डर क्रॉस कर ही लिया। फिर वो बंगाल में उसने जो आज की आवामी लीग है, वो आवामी लीग स्थापित करी, फिर प्रधानमंत्री बने। ये आवामी लीग का फॉर्मूला ही बाद में मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना उनकी बेटी हैं, वो उन्होंने अडॉप्ट किया और फिर वो आगे बढ़े। गोपाल पाठक को कोई क्रेडिट आज तक नहीं दिया गया। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने यह तय किया कि सोहरावर्दी के नाम से जो भवन हैं, सोहरावर्दी के नाम से जो स्ट्रीट है, सोहरावर्दी के नाम से जो सड़कें हैं, क्यों ना उनको गोपाल पाठक का नाम दिया जाए। गोपाल पाठक को क्यों नहीं वो इज्जत दी जाए जो गोपाल पाठक जिसके अधिकारी हैं। और ऐसे करके वहां परिवर्तन शुरू हुआ। कांग्रेस वहां दर्द कर रही है, ममता बनर्जी को भी बड़ा दर्द हो रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी जो वहां पर है उसको भी बड़ा दर्द हो रहा है। और कांग्रेस के तो राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के बयान आ गए कि कोई कारण नहीं है सोहरावर्दी का नाम हटाने का। अरे कोई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन गया और आप कहते हो उसका नाम हटाने की आवश्यकता नहीं है। उनको लगा शहीद नाम जो इस्तेमाल हुआ है इसलिए। लेकिन ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, ये एक सोचे समझे साजिश थी। मैं आपको बताता हूं क्या साजिश थी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को कवर करना था। जिन्ना का कहना यह था माउंटबेटन से कि हिंदुस्तान तुमने हमसे लिया है, हिंदुस्तान हमको वापस दो। हमसे से मतलब है कि तुमने बहादुर शाह जफर से लिया था लीगली कागज पर, हालांकि प्रैक्टिकली तो कब्जा हो चुका था मराठों का, दिल्ली पर भी कब्जा मराठों का था, लेकिन ऑन पेपर फरमान तो उनका ही था, क्योंकि 1857 की लड़ाई में उसको लीडर चुना गया था बहादुर जफर को। तो बहादुर शाह जफर से तुमने सब कुछ लिखवाया है, मुसलमानों से लिया है, मुसलमानों को वापस दो। हिंदुस्तान मुसलमानों का है, हिंदुओं का नहीं है। जब उसकी ये मंशा सफल नहीं हो पाई, क्योंकि प्लान यूएनओ का था, आजादी किसी ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं देनी थी, वो तो यूएनओ ने कहा कि छोड़कर जाना है और बाइबल पॉलिटिकल अथॉरिटी को ट्रांसफर करके आना। ये पेपर से मेरे पास रेजोल्यूशन है यूएनओ के उस समय, और तभी यूएनओ पर साइन हुआ, यूएन चार्टर पर, जब ये तय कर दिया सबने, ये मान लिया कि सब पूरे संसार से ये जो कॉलोनियल फोर्सेस हैं वो वापस आएंगी। कॉलोनियल फोर्सेस वापस गई, आजादी हमको मिली भी। लेकिन इस आजादी में जब वो ये कह रहे हैं, पार्टीशन थ्योरी आ गई, पार्टीशन थ्योरी से पहले संविधान नहीं पाकिस्तान चाहिए ऐसे नारे लगाने वाले लोग थे, सोहरावर्दी जैसे लोग थे जो पाकिस्तान के पक्ष में थे, और उन्होंने पाकिस्तान बनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हिंदुओं को मारने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई आदमी अपने हाथ से तलवार चलाता है और कोई तलवार चलाने वालों को रोकता है। सोहरावर्दी उन्हीं में से एक व्यक्ति था जिसने हिंदुओं को मारने के लिए फोर्स को रोक दिया था, वहां का मुख्यमंत्री था। और इसके अलावा जो जिन्ना ने प्लान बनाया, उसने कहा कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में रोकना चाहिए, पार्टीशन के बावजूद मुसलमानों को हिंदुस्तान में रोकना चाहिए। कुछ मुसलमान पाकिस्तान जाए, वहां की कमान संभाले, और कुछ हिंदुस्तान में रहें, यहां की कमान संभाले। हम वहां से सशक्त फोर्सों के साथ हमला हिंदुस्तान पर करेंगे और हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाएंगे। पूरा हिंदुस्तान हमें चाहिए। पाकिस्तान तो इसलिए उसने मांगा कि पाकिस्तान लेकर वो एक काम कर ले कि वहां सशक्त फौजें तैयार कर लें, क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हुए वो सशक्त फौजें तैयार करेगा, इसका मतलब यह है कि वो आतंकी कहलाएगा। लेकिन उद्देश्य तो हिंदुस्तान को कब्जा करना, दारुल इस्लाम था। इसलिए उसने माउंटबेटन से कहा, मुझे भूमि का टुकड़ा दे दो जहां से मैं तैयारी करके हिंदुस्तान को फतेह कर लूंगा, जैसे पहले करते रहे। जो लोग यहां रोके गए उनकी कहानी समझिए। नवाब मोहम्मद इस्माइल खान उत्तर प्रदेश प्रांत के मुस्लिम लीग के प्रमुख थे। अब मुस्लिम लीग ही आंदोलन कर रही थी, तो मुस्लिम लीग के प्रमुख को पाकिस्तान जाना चाहिए, नहीं गए, भारत में ही रुक गए। और क्या कहा, जो मुसलमान यहां पर है उस मुसलमान को नेतृत्व की आवश्यकता है, इसलिए मैं यहां रुका हूं।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य बने, कॉन्स्टिट्यूशन बनवाते चले गए। बाद में वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो विवाद की जड़ जहां से स्ट्रेटजी बनती थी मुस्लिम लीग की, उस यूनिवर्सिटी के उप कुलपति बन गए और यहीं पर अंत समय आया। यानी कि जिस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश में मारकाट करवाई, उत्तर प्रदेश मुस्लिम लीग का वो अध्यक्ष हुआ करता था, उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा कत्लेआम हुआ था, बंगाल में सबसे ज्यादा कत्लेआम हुआ था, वो वहां का प्रमुख था, लेकिन वो हिंदुस्तान में रह गया और कांग्रेस ने उसको जगह भी दी। दूसरा नाम चौधरी खली कुलजमा। चौधरी खली कुलजमा भी उत्तर प्रदेश से ही आते थे। विभाजन के बाद वो व्यक्ति को वहां चला न जाना चाहिए। जिन्ना का सबसे खास आदमी था, ऐसा कहते हैं जिन्ना ने उसको बुलाया भी। ये कहानियां बताएंगे कि जिन्ना बुला रहे थे लेकिन हम गए नहीं। वो व्यक्ति हिंदुस्तान में रुका और हिंदुस्तान में वो मुस्लिम लीग के दल का नेता था। संविधान सभा में मुस्लिम दल की सदस्यता जो थी उसमें वो मुस्लिम दल का नेता था, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन था विभाजन से पहले, और कह रहा था मुझे संविधान नहीं पाकिस्तान चाहिए। भारत के प्रति वफादारी की कस्में खाई और पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान में ही रुक गया। हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बनवाने में, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25, 26, 27 यानी कि माइनॉरिटी राइट और मुसलमान कैसे सुरक्षित रहेगा और मुसलमान कैसे यहां फले फूलेगा, उसके आर्टिकल्स बनवाए और फिर वो पाकिस्तान चला गया। आप सोचिए, बेगम एजाज रसूल अकेली मुस्लिम लीग की सदस्य थी जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी, और वो भारत में वो भी खेल खेलती रही। अलग निर्वाचन मंडल का विरोध करके कांग्रेस के पास आ गई और बाद में कांग्रेस मुस्लिम लीग का चूंकि भारत में विरोध चल रहा था, संसद में भी विरोध चल रहा था, कांग्रेस ने एक मजेदार काम किया। 1950 में मुस्लिम लीग को कांग्रेस में मर्ज कर लिया, यानी कि मुस्लिम लीग को भंग कर दिया। अब देखो, मर्ज करने की बजाय मर्ज हकीकत में तो मर्ज हुआ, मुस्लिम लीग को भंग कर दिया और मुस्लिम लीग को भंग करके जो सदस्य मुस्लिम लीग के थे वो कांग्रेस ही हो गए, कांग्रेस में शामिल हो गए। यानी कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया, मुस्लिम लीग के लोग पाकिस्तान चले गए, जो हिंदुस्तान में रुक गए वो कांग्रेस ही हो गए, यानी कि कांग्रेस भी मुस्लिम लीग हो गई। फिर बी पोकर बहादुर साहेब लगाया जाता उनके नाम के आगे, मद्रास प्रेसिडेंसी से आते थे। विभाजन के बाद पोकर साहब हिंदुस्तान में रह गए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य हुआ करते थे, मुस्लिम लीग के बड़े नेता होते थे और इनका कहना था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को कैसे संभाला जाएगा ये मैं करूंगा। उनका सेपरेट इलेक्टोरेट हो, हिंदुस्तान में जो मुसलमान रुका है उसका अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, इसके लिए पोकर जी पूरी कोशिश कर रहे थे। सभा में भी, विधानसभा में भी, संविधान सभा में भी कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमें इधर उधर मिलने की अनुमति दी जाए, यानी कि अगर जो राज्य मैं जीत कर आता हूं उस राज्य को हिंदुस्तान या पाकिस्तान में जाने की अनुमति संविधान में होनी चाहिए। मैं कहां जाना चाहता हूं ये मैं तय करूं, यानी कि यहां रुककर, यहां आंदोलन करके, यहां लोगों को मार कूट कर पाकिस्तान चले जाने के लिए तैयार करना, और ये इनका काम था पोकर जी का। एक बड़ा नाम के.एम. सीती साहिब, आप इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा, और ई अहमद, ये केरल के नेता हुआ करते थे। मुस्लिम लीग भारत में खत्म कर दी गई तो इन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नाम से फिर वही रिवाइज कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग का विरोध ठीक हो रहा था। मुस्लिम लीग के नेता हिंदुस्तान में अभी भी थे, मुस्लिम लीग के लोग अभी संविधान सभा में बैठे हुए थे, इसलिए संविधान सभा में बैठे थे और वो गए नहीं और कांग्रेस उनको रोक रही थी। बाद में नेहरू लिया का समझौता हो गया जिसमें मुसलमानों को आधिकारिक रूप से रोकने का एग्रीमेंट कर लिया नेहरू जी ने कि भाई हम संरक्षण भी करेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, कहा मुस्लिम लीग नाम से विरोध है हिंदुस्तान में, एक काम करते हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बना लेते हैं और भारत में जो अमूलचूल परिवर्तन करने हैं वो हम कर लेंगे। पाकिस्तान बन गया तो क्या हुआ, हिंदुस्तान को भी दारुल इस्लाम बनाना है। एक और नाम ताजमुल हुसैन,
ये मुस्लिम लीग के ही सदस्य थे और संविधान सभा में आए थे। विभाजन के तुरंत बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को सांप्रदायिक राजनीति से खुद को अलग कर लिया। ये कहा मैं मुस्लिम लीग का नहीं हूं, मैं पहले तो सांप्रदायिक कर रहा था, पाकिस्तान मांग रहा था, अब मुझे नहीं चाहिए। ये वो लोग हैं जो पहली दूसरी संविधान सभा की बैठक में गए नहीं थे, क्योंकि इनका कहना था हमें संविधान नहीं, पाकिस्तान चाहिए। और फिर इन्होंने बाद में यह कह दिया हम पहले भारतीय हैं, बाद में मुसलमान हैं, इसलिए हमें संविधान सभा में रहने दिया जाए और हम सेक्रीफाइस, जन्नत का रास्ता ढूंढ रहे होंगे। आप सोचो, गोपाल पाठा यानी कि गोपाल बनर्जी जिसने बंगाल को बचाकर रखा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने बंगाल को बचाने के लिए हिंदू वाहिनी सेना बनाई, और उस समय गोपाल पाठा और ये सब लोग लड़ रहे थे डायरेक्ट एक्शन के खिलाफ, इनको स्थान नहीं दिया, बल्कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को तो जम्मू एंड कश्मीर में जब वो आर्टिकल 370 के खिलाफ गए, 370 से मतलब जो वहां इन्होंने बना दिया था परमिट सिस्टम, वीजा टाइप, तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान है, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं इसको मानता हूं, मैं जाऊंगा। तो फिर वो वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद उनकी हत्या कर दी। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या की गई। उनकी बॉडी सीधे कोलकाता ले जाएगी, दिल्ली नहीं लाई गई, पीली पड़ चुकी थी, नीली पड़ चुकी थी, उनको जहर दिया गया था। शुभेंदु अधिकारी का ये जो निर्णय है, ये निर्णय मैं मानता हूं कि शुभेंदु अधिकारी का ये निर्णय स्वागत योग्य है, और मुझे लगता है कि बहुत तेजी से इन विषयों पर निर्णय लेना चाहिए। उन आतंकियों का महिमा मंडन भारत में नहीं होना चाहिए, ये हम सब लोग विचार करें। आज शुभेंदु अधिकारी ने जिस प्रकार से गोपाल पाठक को स्थान दिया है और सोहरावर्दी को खोल कर रखा है कि सोहरावर्दी वो नाम था जिसने हिंदुस्तान में कत्लेआम मचवाने में जिन्ना का संपूर्ण साथ दिया था। आप क्या कहते हैं? आपका विचार क्या है? मैं जरूर सुनना चाहूंगा। लेकिन ये विषय हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी जागरूकता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बच्चों को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सबको इसको सुनना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।